राधे राधे, जय श्री राम। तो आज हमारा नया टॉपिक है हर्निया। तो आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। जो भी हर्निया है ये ज्यादातर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम दोनों में और बाकी के अदर मेडिकल कोर्सेज में भी देखा जाता है, सिलेबस में है। तो आज हम बात करेंगे हर्निया होता क्या चीज है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे डेफिनेशन, हर्निया का डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है मैंने। तो डेफिनेशन है हर्निया का, हर्निया इज ए protrusion of an organ from its original cavity to other organ cavity through peritoneum layer or wall which forms a sac on the peritoneum cavity. ओके, तो हर्निया इज ए प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्प्लेस होना। फॉर एग्जाम्पल समझो ये मेरा घर है, ये मेरा चाचा का घर है, ठीक है। तो मेरे घर में एक बच्चा है और मेरे चाचा के घर में भी और एक बच्चा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा सिचुएशन आता है कि ये बच्चा अपना घर छोड़ के इस घर में जाके घुस जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि ये बच्चा आके इस घर में घुस जाता है, कि इसका बच्चे का ओरिजिनल प्लेस क्या है, ये वाला घर है, फिर भी ये बच्चा इस घर में जाके घुस जाता है। तो इसको, इस चीज को क्या बोलते हैं, एक मूवमेंट हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ओरिजिनल प्लेस से अनदर प्लेस में। तो प्रोट्रूजन का मतलब यही होता है, डिस्प्लेसमेंट। प्रोट्रूजन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे जाके घुस जाना, अपने खुद का जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाके घुस जाना। तो हर्निया इज ए प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन। कौन दूसरी जगह पे घुस रहा है, एक कोई भी ऑर्गन। ऑर्गन मतलब एक बॉडी का पार्ट्स, कोई भी पार्ट्स, इंटेस्टाइन हो सकता है, लीवर हो सकता है, पैनक्रियाज हो सकता है, किडनी भी हो सकता है, अपनी अपनी खुद का प्लेस छोड़ के दूसरे के जगह पे घुस जाना। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कैविटी टू अदर ऑर्गन कैविटी थ्रू ए पेरिटोनियम लेयर। कहां से भाग जाता है, जो हमारा ये पेरिटोनियम लेयर होता है, पेट के ऊपर एक जो फैट का लेयर होता है, एक हार्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर। तो समझो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये मुंह से इसोफेगस से, ओरल कैविटी इसोफेगस से स्टार्ट होके ये पूरा हमारा समझो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक परत होता है, इसके ऊपर से एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर। एक ऊपर का लेयर होता है, उसी को हम बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर। तो ये समझो पेरिटोनियम लेयर है, समझो इस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा पेरिटोनियम लेयर है। इसके अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सिचुएटेड है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सिचुएटेड है। यहाँ पे लीवर है, किडनी है, सब कुछ यहाँ पे है। तो किसी भी कारण, किसी भी इन्फेक्शन के कारण या किसी भी ट्रॉमा, एक्सीडेंट, किसी भी चीज के कारण समझो ये पेरिटोनियम कैविटी थोड़ा इंज्योर्ड हो गया, थोड़ा जख्मी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो ये क्या होगा, ये नरम हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्टनेस आएगा, जिसके कारण अगर कोई प्रेशर चीज में उठा रहा हूं, दौड़ रहा हूं, कोई प्रेशर अगर मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, शरीर पे पड़ रहा है, तो उस प्रेशर के कारण यहाँ का ऑर्गन क्या होगा, इस इन्फेक्टेड वॉल के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये पेरिटोनियम लेयर है, पेरिटोनियम लेयर क्रॉस करके ये बाहर के तरफ आ जाएगा। वो इंटेस्टाइन हो सकता है, लीवर हो सकता है, किडनी हो सकता है, कोई भी पार्ट्स, कोई भी ऑर्गन का एक पार्ट क्या होता है, हल्के से बाहर निकल जाता है। अब देखो ये पेरिटोनियम कैविटी है, यहां से अगर कोई चीज बाहर निकल रहा है, कोई चीज बाहर निकल रहा है, तो पेरिटोनियम कैविटी के ऊपर मस्कुलरिन लेयर है। पेरिटोनियम कैविटी के ऊपर हमारा मसल्स है, जो भी स्किन है वो हमारे इसके ऊपर है। तो पेरिटोनियम कैविटी लीक हो गया है, यहां से ये बाहर आ रहा है, तो क्या होगा, जो ये स्ट्रेट हमारा मस्कुलरिन लेयर रहेगा, वो ऐसे बाहर की तरफ एक सैक फॉर्म कर लेगा, एक पाउच जैसा, एक बलून जैसा आएगा। आप ऐसे इजीली हाथ रखोगे तो फील कर सकते हो कि एक सैक जैसा फॉर्म हुआ है, कुछ तो भी पेट के अंदर से बाहर निकल गया है, कुछ तो भी पेट के अंदर से बाहर निकल गया है। तो इसी को बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर और वॉल विच फॉर्म्स ए सैक। क्या फॉर्म हो रहा है, सैक फॉर्म हो रहा है। किस कारण सैक फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन, प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन थ्रू द पेरिटोनियम लेयर और पेरिटोनियम कैविटी, जिसके कारण आउटर लेयर, जो आउटर मस्कुलरिन लेयर है, उसमें एक सैक फॉर्म हो रहा है। इसी कंडीशन को सिंपली बोला जाता है हर्निया। ऑलरेडी हर्निया का क्या है, हर्निया क्या चीज है, हम लोग वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे कि कितने तरीके के होते हैं हर्निया, टाइप्स ऑफ हर्निया, टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, मेनली जनरली जो बोला जाता है कि 6 टाइप्स रहते हैं, 6 टाइप्स मेनली रहते हैं, 6 टाइप्स ऑफ हर्निया। तो वो है, पहला है एपिगैस्ट्रिक हर्निया, लैटरल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इंग्यूनल हर्निया और फीमोरल हर्निया। तो एक 1 बाय 1 हम देखेंगे कि कौन सा टाइप्स किसको क्या बोला जाता है। तो फर्स्ट है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया, तो हर्निया का मतलब क्या था, प्रोट्रूजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस टू अनदर ऑर्गन प्लेस विच फॉर्म्स ए सैक। एक बलून जैसा फॉर्म होता है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के इसमें चला जाता है, इस वजह से। सो एपिगैस्ट्रिक हर्निया में सैक कहां पे फॉर्म होगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। एपिगैस्ट्रिक रीजन में, कोई एपिगैस्ट्रिक रीजन में मेनली कौन सा ऑर्गन रहता है, हमारा स्टमक रहता है, स्टमक रहेगा यहाँ पे। एपिगैस्ट्रिक मतलब स्टमक का ऊपरी हिस्सा, ऊपर का पार्ट्स को बोला जाता है एपिगैस्ट्रिक। अगर नीचे है तो उसको बोला जाता है हाइपोगैस्ट्रिक। तो अगर यहाँ पे स्टमक के ऊपर के, यहाँ पे स्टमक के ऊपर के यहाँ से अगर
पेरिटोनियम कैविटी से अगर कोई भी ऑर्गन बाहर की तरफ आता है पेरिटोनियम कैविटी को लीक करके, जिसके कारण एक बल्जिंग जैसा बल्ब जैसा फॉर्म होगा, पाउच जैसा सैक बलून जैसा फॉर्म होगा, तो उस हर्निया को हम बोलेंगे एपिगैस्ट्रिक हर्निया। समझ में आ गया? एपिगैस्ट्रिक हर्निया किसको बोलेंगे? अगर स्टमक के ऊपरी हिस्से से इफ द हर्निया फॉर्म्स ऑन द upper part of the stomach, upper region of the stomach, which causes formation of sac on the wall of abdomen on the epigastric region, it will be called it as a epigastric hernia। ठीक है, epigastric hernia हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे lateral hernia। lateral hernia को और एक बोला जाता है spalagial fascia hernia। spalagial hernia और spalagial fascia hernia। spalagial का मतलब होता है एक मस्कुलरिन लेयर है एब्डोमेन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं स्पेलेजियल फैसिया। तो इसको अगर हर्निया यहां पे फॉर्म हो रहा है स्पेलेजियल रीजन में, तो उसको बोलते हैं लैटरल हर्निया। ठीक है, लैटरल हर्निया। उसके बाद है इंसिजनल हर्निया। इंसिजन का मतलब क्या होता है? कट लग जाना। कट लग जाना, किसी भी चीज में कट लग जाना। तो कट कब लगता है? जनरली अगर एब्डोमेन में कोई भी तरह का ऑपरेशन सर्जरी हुआ है, समझो यहां पे मेरा गैस्ट्रिक अल्सर है, स्टमक में अल्सर फॉर्म हुआ है, स्टमक में अल्सर फॉर्म हुआ है, इसको अगर रिपेयर कर, अगर गैस्ट्रिक में यहां पे हमको अल्सर्स हुआ है या तो ट्यूमर हुआ है, तो इसको समझो ट्यूमर को अगर काट के निकालना है तो डॉक्टर क्या करेगा? सर्जन यहां पे एक कट लगाएगा, इंसिजन लगाएगा, बीपी ब्लेड के थ्रू, कोई भी सर्जरी के थ्रू यहां पे कट लगाएगा। तो कट लगाने के बाद आफ्टर अगर इसमें सुचरिंग भी हो गया है, सर्जरी कंप्लीट हो गया है, सुचरिंग भी हो गया है, सिलाई डाल दिया है डॉक्टर ने, तो अगर उस सिलाई के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, सिलाई के ऊपर किसी भी तरीके से अगर इन्फेक्शन हो गया है, तो उस इन्फेक्शन के कारण यहाँ का अगर टिश्यू सॉफ्ट हो गया है, जिसके कारण यहां से अंदर का जो पार्ट्स है वो बाहर निकल के सैक फॉर्म हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इंसिजनल हर्निया। बिकॉज ऑफ एनी सर्जरी, एनी इंसिजन, इफ द हर्निया इज फॉर्मिंग ऑन द वॉल ऑफ एब्डोमेन, इट विल बी कॉल्ड इट एज ए इंसिजनल हर्निया। उसके बाद हमारा आ गया अम्बलिकल हर्निया। अम्बलिकल हर्निया, अम्बलिकल मतलब अम्बलिकस मतलब होता है हमारा नाभि। तो अगर समझो नाभि में किसी भी तरीके का ट्रॉमा, एक्सीडेंट का किसी भी तरीके का प्रेशर लग गया या इन्फेक्शन हो गया, अगर नाभि के पास से किसी भी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, इंटेस्टाइन या कुछ तो भी बाहर आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अम्बलिकल हर्निया। इफ द हर्निया इज फॉर्मिंग ऑन द अम्बलिकल रीजन, इट विल बी कॉल्ड इट एज ए अम्बलिकल हर्निया। उसके बाद है इंग्यूनल हर्निया। इंग्यूनल हर्निया क्या होता है? एक इंग्यूनल कैनाल होता है, इंग्यूनल कैनाल होता है हमारे दो पैरों के बीच में, नाभि के नीचे के सरफेस पे एक दो साइड में दो कैनाल होते हैं, जिसके अंदर से वासा डेफर्स, जो मेल में टेस्टिस होते हैं, नीचे टेस्टिस होते हैं, जो अंडकोश भी बोलते हैं हिंदी में, उसका जो एक पाइप रहता है जिसे हम वासा डेफर्स और वासा डेफर्स भी बोलते हैं, जिस कैनल के अंदर से आता है वो वासा डेफर्स। तो अगर यहाँ का इंटेस्टाइन, अतड़ी अगर इस कैनल में घुस जाता है और यहाँ पे हर्निया फॉर्म होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंग्यूनल हर्निया। ठीक है, इंग्यूनल हर्निया। देन लास्ट वन है फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया, फीमोरल क्या दर्शा रहा है? फीमर। फीमर कौन सा बोन है? हमारा पैर का थाई का बोन को बोलते हैं फीमर। तो अगर हर्निया इस फीमोरल बोन के आसपास से निकल रहा है किसी भी चीज से, अगर यहां से इंटेस्टाइन यहां तक आके यहां से निकल रहा है, अगर इंटेस्टाइन ऊपर से आके इंग्यूनल कैनल थ्रू अगर फीमोरल एरिया में हर्निया निकल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फीमोरल हर्निया। आशा करते हैं सब पार्ट्स आपको, सब टाइप्स जितने भी है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, लैटरल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इंग्युलर हर्निया, फीमोरल हर्निया, सब आपको समझ में आया होगा। We have already discussed the definition types. Next we'll see the causes of hernia. हर्निया होने के कारण क्या क्या है, किस किस वजह से हर्निया होता है, तो वन बाय वन हम देखेंगे। सो फर्स्ट वन है एज। उम्र एक, अभी मैं जवान हूं, अभी मैं इसके बाद में बूढ़ा हो जाऊंगा, जब बूढ़ा हो जाएगा, उम्र हो जाएगा, तब क्या होगा, मेरे मसल्स जो भी है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, मेरा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, उसके कारण हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद है और एक रीजन है फैमिली हिस्ट्री। अगर मेरे फैमिली में मेरे पापा को, मेरे मम्मी को, मेरे दादा को, अगर किसी को भी पास्ट में अगर हर्निया हुआ था, तो मेरे को भी हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। तो वो क्या है, फैमिली हिस्ट्री। इसके बाद रहेगा ओबेसिटी। अगर मैं ज्यादा मोटा हो गया, पेट बढ़ गया है, ज्यादा मोटा हो गया है, एकदम खाता ही जा रहा है, खाते खाते क्या होता है, मोटापा आ जाता है, हम डाइट मेंटेन नहीं करते, तो उसके कारण भी, ओबेसिटी के कारण भी हर्निया हो जाता है। क्योंकि पेट जब मोटा हो जाएगा तो हमारा पेरिटोनियम में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उस प्रेशर की वजह से जो डाइजेस्टिव का पार्ट का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट रहता है, इंटेस्टाइन और अदर पार्ट्स जो रहता है बॉडी में, पेरिटोनियम कैविटी के आसपास किडनी रहता है, लीवर रहता है, वो क्या करेगा, प्रेशर
प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा, इसकी वजह से हर्निया हो सकता है। उसके बाद क्रोनिक कफ, ज्यादातर टीबी के पेशेंट में लंबा समय तक कफ रहता है। लंबा समय तक क्या करता है, पेशेंट खांसता रहता है। उसके कारण क्या होता है, जब हम खांसते हैं तो हमारा लंग्स में प्रेशर ज्यादा होता है, जिसके कारण डायफ्राम भी ज्यादा प्रेशराइज होता है। तो डायफ्राम भी प्रेशर रिलीज करता है इंटेस्टाइनल ऑर्गन के ऊपर। तो इंटेस्टाइनल ऑर्गन के ऊपर प्रेशर रिलीज करने के कारण उससे भी हर्निया हो जाता है। तो क्रोनिक कफ भी एक कारण है। उसके बाद हेवी लिफ्टिंग, अभी लोग देखो जिम विम करते हैं, तो मेरा बॉडी वेट के हिसाब से उस हिसाब से हमको लिफ्ट करना है। कहीं भी बॉडी बनाने के चक्कर में अगर मैं 50 किलो का आदमी अगर 1 क्विंटल का चीज ऐसे उठा ले एकदम बॉडी बनाने के चक्कर में, तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो उसके कारण हर्निया हो जाता है। ठीक है, अगर मैं भारी चीज, कोई भी भारी चीज उठा रहा हुआ है, सामने लड़की खड़ी है, उसको इंप्रेस करने के चक्कर में ऐसा उठा लिया, तो जिसके कारण हर्निया हो सकता है। प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा, प्रेशर अगर मैं ज्यादा एकदम लड़की के इंप्रेस करने के चक्कर में ऐसे उठा लिया, ज्यादा भारी चीज उठा लिया, जिसके कारण प्रेशर हो गया, तो वो प्रेशर के कारण हर्निया हो जाता है। उसके बाद प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में पेट में क्या है, बच्चा रहता है, फीटस रहता है, बढ़ता रहता है, यूट्रस का साइज बड़ा रहता है। तो यूट्रस का साइज बड़ा रहता है, तो उसके नीचे हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी रहता है, उसमें यूरिन रहता है, बॉवेल भी है, पूरे उसमें फीकल मैटर भी रहता है। तो बढ़ने के कारण साइज जब पेट का बढ़ता है तो उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसके कारण हर्निया होता है। डेफिनेशन में हमने देखे थे इन्फेक्शंस के कारण, इन्फेक्शन अगर हो रहा है, अगर समझो ये हमारा वॉल है, ये हमारा पेरिटोनियम वॉल है, पेरिटोनियम वॉल में अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये सॉफ्टनेस ऑफ टिश्यू विल ऑकर, टिश्यू क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो सॉफ्ट होने के कारण यहां से इजीली इंटेस्टाइनल ऑर्गन बाहर की तरफ आएगा, जिससे यहाँ पे बल्जिंग फॉर्म हो जाएगा, सैक फॉर्म हो जाएगा, हर्निया फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब किसी भी तरीके का एक्सीडेंट। अभी समझो पापा की परी है, पापा की परी स्कूटी चला रही है 100 की स्पीड से, जो कि नहीं चलाना चाहिए। पापा की परी चलाते 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 कहीं पे जाके ढप्पू से जाके गिर गई। गिरने के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण पेट में, स्कूटी का हैंडल पेट में लग गया, तो ट्रॉमा की वजह से वो यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, उसके वजह से हर्निया हो गया। ठीक है। उसके बाद पुअर न्यूट्रिशन, बैचलर लाइफ में ये पुअर न्यूट्रिशन हर किसी को मिलता है। हॉस्टल में अगर रहोगे आप तो पुअर न्यूट्रिशन भी मिलेगा, हमको भी मिला था। पता नहीं क्या क्या खाना मिला था, सांबार मिला था, रसम मिला था, पता ही नहीं चलता क्या खा रहे हैं, कितना कितना सारा उसमें रहेगा, वेराइटी पता ही नहीं चलेगा। तो हमको पसंद नहीं आता है तो हम खाना कम कर देते हैं, हमारा न्यूट्रिशन क्या होता है, पुअर हो जाता है, जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, मसल्स भी वीक हो जाते हैं, तो उसके कारण हमको हर्निया हो जाता है। उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्ट अगर फॉर्म हो जाता है, ऐसे नॉर्मल छोटे छोटे सैक फॉर्म हो जाते हैं जिसके अंदर पानी जम जाता है, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होता है। अगर कहीं पे भी एब्डोमेन में या कहीं पे भी आपको सिस्ट हुआ है तो उसके कारण भी मसल्स वहां के वीक हो जाते हैं, इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसके कारण हर्निया हो जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्या है, हमारा जो स्टूल है, जो फीकल मैटर है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो टाइट हो जाता है। हम अगर टॉयलेट जाते हैं तो अच्छे से पेट हमारा साफ नहीं होता, जिसके कारण हम ऐसे प्रेशर लगाते हैं, ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, जिसके कारण प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता है। डायफ्राम भी ज्यादा प्रेशर लगाएगा, इधर से तो निकल ही नहीं रहा है, हम इधर से प्रेशर दिए जा रहे हैं, तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर बनेगा इधर से, एकदम ऐसे हर्निया हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है वर्क विथ फुल ब्लैडर एंड बॉवेल। कभी कभी क्या होता है, हम काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान हमको सुसु लग जाता है, पर हम काम में इतने मगन हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत काम करने वाले लोग हैं, तो सुसु रोक के हम काम करने लगते हैं। ठीक है। कल कोई मैच देख रहे हैं, मैच देखते देखते समझो अभी लास्ट ओवर चल रहा है, तो हम एकदम सुसु रोक के ऐसे बैठते हैं, जिसके कारण प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होता है, तो उसके कारण भी हमको हर्निया हो जाता है। तो ये सब है कारण, जितने भी हमने देखे हैं, इन सब कारणों की वजह से ही हर्निया ज्यादातर होता है। नेक्स्ट विल सी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हर्निया। पैथोफिजियोलॉजी, हर्निया एक्चुअली होता कैसे है, किस तरीके से बॉडी में हर्निया फॉर्म होता है। सो फर्स्ट, इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी कारण है, जो भी कॉजेस थे, उसके कारण पहले क्या होगा, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमेन में, पेट में जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, एब्डोमिनल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। जो भी हमने कारण देखे थे, जो भी है, हेवी लिफ्टिंग था, एजिंग था, ओबेसिटी था, जो कुछ भी था, उसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमेन में, पेट में, जो पेट के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, एक प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस ऑफ मसल्स, वीकनेस ऑफ मसल्स, मसल्स जो है हमारे पेरिटोनियम कैविटी में, पेरिटोनियम कैविटी के ऊपर जो मसल्स है, वो मसल्स क्या होगा, वीक हो जाएगा, पेरिटोनियम कैविटी का भी मसल्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, इन्फेक्शन के कारण या किसी और कारण, जो हमने कारण देखे थे। उसके बाद पहले इंक्रीज हुआ प्रेशर, उसके बाद वीकनेस ऑफ मसल्स हुआ है, उसके बाद वीकनेस आ रहा है, इसके लिए सेवरल मोर इंक्रीज इन एब्डोमिनल प्रेशर, इन्फेक्शन के कारण से फिर से प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। पहले तो प्रेशर ज्यादा बढ़ा था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, मसल्स वीक हो गए थे, अब मसल्स वीक हो गए थे, इसीलिए और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कहां पे, एब्डोमिनल में। उसकी वजह से, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वीकनेस ऑफ टिश्यू हुआ है, ये जो हमारा टिश्यू था यहाँ पे,
जो मसल्स है वहां पे वीकनेस हुआ है, तो इधर से और प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे जो ऑर्गन है, इंटेस्टाइन है, वो डिस्प्लेस हो जाएगा। प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन, डिस्प्लेसमेंट और प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन होगा, फिर साइन एंड सिम्टम्स आएगा, हर्निया फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हर्निया फॉर्म हो रहा है। Then next we'll see signs and symptoms. Signs and symptoms, usually it will be call it as a again clinical manifestation also it call it. So sign and symptoms है, लक्षण क्या है, इसको clinical manifestation भी कहा जाता है कि हर्निया होने के बाद किस तरीके के लक्षण, साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट में देखा जाता है। पेन, फर्स्ट वन है पेन, बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि नॉर्मल एब्डोमिनल पेन में क्या होता है, कई छोटा मोटा पेन होता है, जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, मसल स्पाज्म हो गया, उसकी वजह से थोड़ा बहुत पेन होता है, पर एक क्रशिंग पेन जैसा होता है, क्योंकि एक कैविटी है, समझो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी से ऑर्गन बाहर चला जा रहा है, ऑर्गन कहा जा रहा है, बाहर चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रशिंग पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, डिस्कंफर्ट, पेशेंट कंफर्टेबल फील ही नहीं करेगा, बहुत डिस्कंफर्ट फील करेगा, बैठने में, उठने में, खाने में, पीने में, हर एक चीज में डिस्कंफर्ट हो जाएगा, नींद नहीं आएगा, नींद की कमी हो जाएगा, बहुत सारा डिस्कंफर्टेबल फील करेगा पेशेंट। उसके बाद पेन ऑन कफिंग, अगर पेशेंट खांस रहा है, अगर पेशेंट कफिंग कर रहा है, खांस रहा है, तो खांसी के वजह से पेशेंट को पेन होगा, क्योंकि जब खांस रहा है तो लंग्स प्रेशर देगा डायफ्राम पे, डायफ्राम प्रेशर देगा एब्डोमिनल ऑर्गन पे, अगर एब्डोमिनल ऑर्गन पे कहीं पे भी हर्निया हुआ है तो बहुत ज्यादा पेन होगा खांसने के बाद। उसके बाद ग्रोइन बल्ज, ग्रोइन रीजन कौन सा है, जहां पे हमारा पैर और पेट का हिस्सा ज्वाइंट होता है, जहां पे इंग्यूइनल कैनल होता है, उस रीजन में बल्जिंग देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, वहां पे इन्फ्लामेशन आएगा, सूजन आ जाएगा। उसके बाद स्वेलिंग इन द स्क्रोटल रीजन, जहां पे हमारा स्क्रोटम है, जहां पे टेस्टिकल्स सिचुएटेड रहता है, जहां पे टेस्टिकल्स अंडकोश जहां पे सिचुएटेड रहता है, उसको बोलता है स्क्रोटम। तो स्क्रोटम में अगर इंग्यूइनल हर्निया है, पेशेंट को अगर इंग्यूइनल कैनल में हर्निया है, इस सिचुएशन में क्या होता है, स्क्रोटम में वाटर एक्युमुलेशन होता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है, वाटर पानी जम जाता है, तो उसको बोलते हैं स्वेलिंग इन द स्क्रोटल रीजन, ये वाला लक्षण भी देखने को मिलेगा। उसके बाद फीवर जनरल थिंग है, अगर बॉडी में कहीं पे भी इंफेक्शन होता है, यहाँ पे भी इंफेक्शन हो रहा है, ट्रॉमा मार लग रहा है, तो बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, ऑटोमेटिकली बुखार चढ़ जाता है। उसके बाद बर्निंग सेंसेशन ऑन साइट, बर्निंग सेंसेशन ऑन द साइट, कहीं पे भी अगर हर्निया हुआ है, पेट में, एब्डोमेन में कहीं पे भी अगर हर्निया हुआ है, तो वहां पे जहां पे भी वो हर्निया का जो ऑर्गन है, पर्टिकुलर ऑर्गन जहां से बाहर निकलेगा, वहां पे एक घाव जैसा बन जाएगा, इंजुरी जैसा हो जाएगा, इसी कारण यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन रहेगा, ऐसा लगेगा कि वहां पे कुछ जलन जैसा हो रहा है, कहीं पे आग जैसा लगा है, वो हो गया है बर्निंग सेंसेशन ऑन द साइड। उसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है तो नोजिया, उल्टी जैसा फील होना, और वोमिटिंग, उल्टी होना, ये जनरल सी जाहिर सी बात है, ये होगा ही होगा। उसके बाद ट्रैकीकार्डिया, इन्फेक्शन हो रहा है, इतना सारा कुछ हो रहा है, तो ट्रैकीकार्डिया होगा। हार्ट बीट क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल हार्ट बीट है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, हमारा नॉर्मल हार्ट बीट से, तो इससे इंक्रीज होके कितना होगा, 80 से 120, या तो 80 से 130, 90 से 130 के आसपास हमारा हार्ट बीट पहुंच जाएगा। उसके बाद ट्रैकिपनिया, ट्रैकिपनिया मतलब सांस फूल जाएगा, सांस फूल जाएगा मतलब अगेन एंड अगेन पेशेंट विल टेक ब्रीथिंग जो है, बहुत ज्यादा सांस लेगा पेशेंट, नॉर्मल 1 मिनट में नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल इंसान 60 to 20 टाइम्स, 60 to 20, 16 से 20 बार सांस लेता है 1 मिनट में। अगर पेशेंट को हर्निया या ऐसे बीमारी हो जाता है तो पेशेंट 20 से 25 बार, 25 से 30-35 बार तक भी 1 मिनट में सांस लेता है, ज्यादा ऐसे रेगुलर एक बार सांस लेता है। उसके बाद डिसिप्निया हो जाएगा, जब सांस ले रहा है तब भी डिफिकल्टी होगा, समझो भी मैंने सांस लिया, मुझे हर्निया है, सांस लेते टाइम में जहां पे भी हर्निया है वहां पे तनाव रहेगा, खिंचाव रहेगा, उसके कारण वहां पे भी झंझनाहट सा होगा, बहुत दर्द होगा, पेन होगा। तो ये था साइंस एंड सिम्टम्स हर्निया का, इतने सारे सिम्टम्स है। आप इस सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट को है तो आप जनरली बोल सकते हैं कि पेशेंट को हर्निया है। उसके बाद हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कंफर्म कैसे करना है कि हमको एक्चुअली में हर्निया हुआ है, पेशेंट को एक्चुअली में हर्निया हुआ है। तो उसके लिए कॉमन चीजें हैं, पहले है फिजिकल एग्जामिनेशन, जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, पेशेंट को जनरल एग्जामिनेशन करेगा। उसमें पहला आएगा अपना इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में डॉक्टर क्या करेगा, अपने नॉर्मली नेकेड आइज से देखेगा कि यहाँ पे कहीं पे ऐसे बल्जिंग तो नहीं है, कि ऐसे दिख तो नहीं रहा है, कहीं पे एक स्पॉट जैसा फॉर्म हुआ है। उसके बाद पाल्पेशन करेगा डॉक्टर, ऐसे जनरली पेट के ऊपर ऐसे हाथ लगा के देखेगा कि कहीं पे बल्जिंग तो नहीं आया है, कहीं पे पॉच तो फॉर्म नहीं हुआ है, वो देखेगा। उसके बाद ऑस्कल्टेशन करेंगे, स्टेथोस्कोप से डिफरेंट एब्डोमिनल साउंड्स इंस्पेक्ट करेंगे, डिफरेंट साउंड देखेंगे। उसके बाद कुछ टेस्ट आपको लिखा जाएगा, टेस्ट लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन लिखा जाएगा, सीबीसी रहेगा उसमें से, सीबीसी में अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है।
कहीं ना कहीं पेट में इन्फेक्शन हो रहा है जिसके कारण से आपको हर्निया हुआ है। उसके बाद एक्सरे करके देखेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखेंगे और सीटी स्कैन करके देखेंगे, कंफर्म करेंगे कि पेशेंट को एक्चुअली में हर्निया हुआ है कि नहीं है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वी विल सी मैनेजमेंट। इन द मैनेजमेंट 3 थिंग्स विल बी देयर, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। 3 तरीके का मैनेजमेंट रहेगा। एज ए नर्स आपको किस तरीके से पेशेंट को मैनेज करना है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिसिन किस तरीके के देना है, अगर मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है तो सर्जरी करके कैसे पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट विल सी नर्सिंग मैनेजमेंट। इन नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट वन विल बी देयर असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को हमको असेस करना है, पेशेंट को देखना है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, दर्द कितना है और क्या क्या तकलीफें पेशेंट को हो रहा है वो हम असेस करेंगे। उसके बाद चेक फॉर स्किन इन्फेक्शंस। स्किन के ऊपर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, इस हर्निया की वजह से दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन, किसी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल का कोई इन्फेक्शन स्किन के ऊपर हो रहा है कि नहीं, वो हमको देखना है। देन रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट। पेशेंट कितना खाना खा रहा है, कितना डेफिकेट कर रहा है, कितना यूरिनेट कर रहा है, कितना पेशेंट सुसु कर रहा है, वॉशरूम जा रहा है, वो सब कुछ हमको रिकॉर्ड करना है, कितना खाना खा रहा है, नहीं खा रहा है। देन गिव्स कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। गिव्स कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देना है कि जिस पोजीशन में पेशेंट को पेन, दर्द सबसे कम हो, ज्यादा पेन ना हो, ऐसा एक पोजीशन पेशेंट को देना है। देन प्रोवाइड स्क्रोटल सपोर्ट। स्क्रोटल सपोर्ट किस तरीके के पेशेंट को देना है, समझो पेशेंट को इंग्यूनल हर्निया हुआ है, इंग्यूनल हर्निया हुआ है जिसकी वजह से स्क्रोटम में, अंडकोश में बहुत ज्यादा पानी जम गया है। बहुत ज्यादा पानी जमने के कारण ये लटक गया, पेंडुलम जैसा लटक जाएगा क्योंकि वहां पे पानी जम जाएगा। तो पेंडुलम को, स्क्रोटम को हमको सपोर्ट देना है किसी भी चीज से, या तो कपड़े से हो सकता है या अदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाता है ताकि वो ज्यादा और नीचे की तरफ झुल ना जाए। ये सीधी सी बात है, ठीक है। देन अप्लाई आइस बैग टू रिड्यूस पेन। आइस बैग से, बर्फ का जो बैग रहता है उससे हमको जहां पे भी हर्निया हुआ है वहां पे अप्लाई करना है ताकि पेन डिक्रीज हो जाए, पेन कम हो जाए, ज्यादा पेन महसूस ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। दैट मेडिकल मैनेजमेंट। इन मेडिकल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वाइज वी नीड टू गिव द ट्रीटमेंट। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, पेशेंट का सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, उस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट देना है मेडिकल मैनेजमेंट पे। सो एनाल्गेसिक्स, पेशेंट को पहले से ही बहुत ज्यादा पेन होगा तो पेन के लिए पेन किलर एनाल्गेसिक्स हमको देना है, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, ट्रामाडोल। अकॉर्डिंग टू पेन सीवियरिटी ऑफ पेन वी नीड टू गिव द एनाल्गेसिक्स। आफ्टर दैट पेशेंट विल फील वोमिटिंग, पेशेंट विल फील वोमिटिंग, नोजिया। उसकी वजह से अगर पेशेंट उल्टी कर रहा है, वोमिट कर रहा है तो हम ऑन्डेस्टेरॉन और डोम्पेरिडोन चॉइस कर सकते हैं, ड्रग दे सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को अगर बुखार है तो एंटीबायोटिक, नॉर्मली पैरासिटामोल दिया जाता है। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है, फॉर द infection purpose we need to give antibiotic. In antibiotic ampicillin, amoxicillin, cefodoxime and ceftriaxone, this kind of antibiotic we can use. Then after that patient will have acid during the treatment. पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट के दौरान एसिडिटी हो रहा है बहुत ज्यादा या हर्निया की वजह से एसिडिटी हो रहा है तो हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी दे सकते हैं और H2 ब्लॉकर भी चॉइस रह सकता है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेपिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसिमिप्राजोल, जो भी आपके पास मतलब ड्रग ऑफ चॉइस है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है उस हिसाब से देना है। उसके बाद H2 ब्लॉकर में रेंटैक है वो आप चॉइस कर सकते हो। उसके बाद सारा चीज देने के बाद कभी कभी डॉक्टर क्या करता है, स्टेरॉइड यूज करता है टू बूस्ट ऑल द ड्रग एक्शन। स्टेरॉइड्स में डेक्सामेथासोन आ गया, हाइड्रोकॉर्टिजोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइन प्रेडनिसोलोन और भी तरीके के स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। उस हिसाब से ड्रग ऑफ चॉइस के हिसाब से डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा उस हिसाब से हम ड्रग चॉइस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हर्निया सर्जरी के थ्रू कैसे रिपेयर किया जा सकता है, हाउ यू कैन रिपेयर और क्योर द हर्निया बाय सर्जरी। तो इन सर्जरी वी हैव 3 options. First one is herniatomy, second one is open repair surgery, third one is laparoscopic surgery. Herniatomy means हर्निया जहां पे भी हुआ है, पेट में जहां पे भी हुआ है वहां पे सर्जरी करके उस पोर्शन को काट के निकाल के बाहर फेंक देता है, उसको बोलते हैं हर्नियोटॉमी। जहां पे भी हर्निया हुआ है पर्टिकुलर पार्ट को काट के निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं हर्नियोटॉमी। नेक्स्ट वन इज ओपन रिपेयर सर्जरी। ओपन रिपेयर सर्जरी मतलब अगर यहाँ पे हर्निया हुआ है तो यहाँ पे काट के ओपन करके उसको सर्जिकली रिपेयर कर देते हैं, उसको बोलते हैं ओपन रिपेयर सर्जरी। नेक्स्ट वन और एक है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है, एक डिवाइस रहता है जिसको हम लैप्रोस्कोप कहते हैं। ऐसा डिवाइस रहेगा जिसके ऊपर फ्लैशलाइट रहेगा और यहाँ पे कैमरा रहेगा, तो पेट में ज्यादा कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। छोटा सा एक इंसिजन देके अंदर ये डाल के इसके बाद इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इंस्ट्रूमेंट इसके साथ डाल के इस फ्लैशलाइट और कैमरा के इस मदद से, इस इंस्ट्रूमेंट से वो रिपेयर किया जाता है अगर यहाँ पे हर्निया हुआ है। तो लैप्रोस्कोपी क्या है, पेल्विक में, एब्डोमेन में, कहीं पे भी लैप्रोस्कोप के यूज से, लैप्रोस्कोप के थ्रू अगर सर्जरी किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो ये 3 चीजों से हम सर्जिकली
हर्निया को ठीक कर सकते हैं। अगर हर्निया मेडिकल मतलब मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है तो ये 3 चीजों से हम हर्निया को ठीक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। धन्यवाद देखने के लिए। राधे राधे। मिलेंगे अगले वीडियो में।